अभी हम लोग एक लेसन पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का पहला लेसन, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। क्या लेसन था? पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे इसका, लेक्चर नंबर 2। इसके पहले मैंने पुष्पीय पादप आपको पढ़ाया था कि पुष्पीय पादप क्या है। हमने कहा था कि एक जगत है पादप जगत, जिसमें 5 संघ हैं। सबसे छोटा संघ था शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जनन जानेंगे। जनन क्या है कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। हमने थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, आपको बताया था कि जब जीव होता है, जीव की 3 अवस्था, एक बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब इसको इंसान बिता लेता है, फिर एक दिन अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। कहते हैं बचपन से लेकर के जवानी बिताओ, बुढ़ापा बिताओ, फिर अगर कोई इंसान मरता तो इस प्रकार की मौत को प्राकृतिक मौत कहते हैं। और इतने समय को जो बचपन से लेकर के प्राकृतिक मौत तक की समय है, उसका नाम है जीवन काल। क्या नाम है? जीवन काल। ये सब बातें अलग हैं, पहले इस लेसन में ही हुआ करती थी, जीवों में जन्म, उसमें ये बातें डिटेल में बताई जाती थी। अब वो लेसन एनसीईआरटी से हट गया है, तो उसमें बताया जाता कि जीवन काल हर प्राणी का अलग अलग होता है, साइज से रिलेशन उसका नहीं होता है। कौवा है, कौवा 15 साल रहता है, जबकि कौवा तोते का इतना ही होता है, लेकिन तोता 150 साल जिंदा रहता है। तो इस बात से पता चलता है कि साइज का जीवन काल से कोई रिलेशन नहीं है। हम ये बताने वाले थे कि बचपन से जब इंसान जवानी में प्रवेश करता है, बचपन से जवानी में प्रवेश करता है, तो शरीर में होते हैं हार्मोनल परिवर्तन। और इस हार्मोनल परिवर्तन के कारण एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है जनन। और इस जनन के द्वारा नया बचपन आता है, फिर से बचपन आता है। तो कहते हैं जीवों द्वारा अपने जैसी संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कहते हैं सर जी क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर इंसान को रहना है परमानेंट, दूसरा इंसान आएगा, अगर इंसान जो था पहले वही रहता, जनन नहीं होता, तो एक दिन अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती, प्राकृतिक मौत हो जाती और फिर आगे की संतान नहीं बन पाती। इसलिए जीव की जाति को अगर धरती पर मेंटेन रखना है तो उसके लिए क्रिया होनी चाहिए जनन, जिसके द्वारा नया बचपन आता जाए, कुछ लोग डेथ होती जाए और नए लोग आते जाए, जिससे उसकी जाति क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। कहते हैं इसके द्वारा जीव की वंश वृद्धि होती है। हाँ, लोगों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए उसका वंशज बढ़ता है। इसके बाद मैं तुमको बताऊं, जब किसी चीज को अगर पढ़ना है, समझना है, उसको जानना है, तो उसके प्रकार जानना ज्यादा जरूरी है। कहते क्लासिफिकेशन क्यों होते हैं सर जी? क्लासिफिकेशन इसलिए होते हैं चीजों को पढ़ना और समझना क्या हो जाए? आसान हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई अगर मुझे ढूंढने के लिए आए, एलियन आए, बाहरी देश का लोग आए, बाहरी ग्रह का आए, तो सबसे पहले कहेगा कि किस देश में रहते हैं, देश का बंटवारा है। फिर उसमें पता चला भारत देश। जब कहेंगे भारत देश में किस राज्य में रहते, तो राज्य बांटा गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से कहेंगे बहराइच जिले में है, बहराइच जिले से कहेंगे जरवल ब्लॉक में है, जरवल से कहेंगे न्याय पंचायत नरौंडा में। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया, इसलिए किया गया कि चीजों को ढूंढना और समझना क्या हो जाए? आसान। इसीलिए जनन को समझना आसान हो जाए, इसलिए जनन का हम क्या कर दिए? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब इनका हमने बंटवारा कर दिया। देखिए भाई कैसे क्या बंटवारा किया। कहते हैं
जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। किसी ना किसी हर बंटवारे का कुछ ना कुछ क्या होता है, आधार। यहां पर आधार है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। क्या आधार है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, जनक की उपस्थिति, जनक की उपस्थिति। अगर एक जनक है, जनन दो प्रकार का बताया गया, एक का नाम है लैंगिक जनन, पहले अलैंगिक पढ़ लेते हैं। एक का नाम अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। दो प्रकार के इसलिए हैं क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, अगर केवल एक लोग उपस्थित है जनन में, कितने लोग उपस्थित हैं? एक लोग उपस्थित है, केवल एक जीव की आवश्यकता। अगर केवल एक ही जीव, अकेला जीव अगर जन्म कर रहा है तो उस जन्म का नाम अलैंगिक जनन। और अगर दो जीव, कितने जीव हैं? दो जीव, दो जीव जनन में उपस्थित है, अगर दो जीव जनन में उपस्थित है तो वो जनन कैसा होगा? लैंगिक जनन। अच्छा, जो अलैंगिक जनन है इनके बच्चों का नाम होता है क्लोन। क्या नाम होता है? इनके बच्चों का नाम है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे अलैंगिक जनन में केवल एक जीव, जैसे मान लो हम अगर अलैंगिक जनन करते होते तो अपना अंगूठा काट के फेंका, नए शुभम सर तैयार, तो इसमें केवल एक जीव इन्वॉल्व हुआ, तो ये जनन किस प्रकार का होता है? अलैंगिक जीव, अलैंगिक जनन होता। और जो हमारी संतानें होती वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी कॉपी होती, जैसे हम दिखते हैं ऐसे ही वो भी दिखती। जैसे देखो आलू देखा, आलू को कट कर दो, चार भाग बना दो, चार आलू को काट दो, चार पौधे निकलेंगे, तो एक ही जलक से चार चार संतानें उत्पन्न हुई। एग्जैक्ट जैसे वो आलू था ऐसे दूसरा आलू होगा, तो कौन सा जन्म हुआ? अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में कितनी संतानें होती हैं? कम से कम दो संतानें होती हैं। इनके उत्पन्न संतान का नाम होता है, इनमें विभिन्नता आती है, इनके जन्म में क्या आती है? विभिन्नता आती है। इनके बच्चों का नाम ऑफस्प्रिंग होता है। इनके बच्चों का क्या नाम होता है? ऑफस्प्रिंग। कहते सर जी विभिन्नता क्यों आती, कैसे आती? ये सब बातें अभी हम बताएंगे जब लैंगिक जनन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतनी बात जान लें कि जनन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक का नाम अलैंगिक जनन, एक का नाम लैंगिक जनन। अगर कोई कहे सर जी दो प्रकार का क्यों है, तो आप उसे बता दें कि यहाँ पर जो आधार माना है वो जनक की उपस्थिति मानी गई है। जब अलैंगिक जनन होगा तो उसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, और जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बच्चों का नाम है क्लोन, या इनका नाम कॉपी करना, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। और लैंगिक जनन के बच्चों का नाम है ऑफस्प्रिंग। इनमें क्या आती है? विभिन्नता। क्यों आती है अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े?
अलैंगिक जनन। थोड़ा सा इनको भी बता देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए तो हम लोग डिटेल में क्या पढ़ेंगे भाई, पहले अलैंगिक पढ़ लेते हैं और फिर लैंगिक पढ़ लेते हैं। तो अपनी हेडिंग है अलैंगिक जनन। इनको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 प्रकार से है। नाम सुनते हैं। पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है बडिंग, चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है बाइस्पोर और छठवा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, इनमें एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके आगे मैंने बताया लैंगिक जनन 6 प्रकार के हैं। फिजन, सबसे पहला फिजन है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, बाइस्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं बताता हूं कि फिजन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन, खंडन का मतलब टूट जाए। जब कोई कोशिका 2 बराबर भागों में टूटती है, 2 बराबर भागों में, एक ये बनी और एक ये बनी, जब 2 बराबर भागों में टूटती है तो ये क्रिया कहलाती है विखंडन, जो कि फिजन कहलाती है। इसमें बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है, अमीबा। ठीक है, विखंडन। इसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन, इसका नाम है खंडीकरण, खंडीभवन या खंडीकरण। कहने का मतलब जब किसी का टूट टूट करके पार्ट बनाने लगे, जैसे एक मछली, सितारा मछली नाम सुना होगा, 5 भाग पाए जाते हैं। अब इसमें ये जब भाग टूट जाते हैं तो जिसके कारण टूटे हुए भाग से पुनः क्या बन जाते हैं, नए भाग, या टूटे हुए भाग से नई मछलियां बन जाती हैं, तो ये क्रिया कहलाती है खंडीकरण, यानी खंड खंड करके नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसलिए इसका नाम खंडीकरण। तो भाई सिर्फ नाम याद करना है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार से, 6। पहला कौन है, फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन जिसे खंडीकरण कहते हैं, इसके बाद बडिंग है, बडिंग, बडिंग देखने को आपको मिलेगी, बड जैसी संरचना मिलती है। ये हाइड्रा और ईस्ट और हाइड्रा ऐसे होते हैं पौधे, और इनमें आगे चलकर संरचना फूल जाती है। फूली संरचना जब टूट कर गिरती है तो नया हाइड्रा का पौधा बना देती है। तो हाइड्रा में और ईस्ट में पाया जाता है कौन सा जनन, बडिंग, बडिंग पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद रीजनरेशन, पुनर्जनन। पुनर्जनन, पुनर्जनन का मतलब है कि जैसे पुनर्जनन का मतलब है जैसे कोई पार्ट कट जाए और फिर वो कटे हुए पार्ट से नया जीव ना बने, लेकिन कटा हुआ पार्ट अपने आप ही पूरा हो जाए, तो इस जनन को हम बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। इसी में पुनरुद्भवन प्रक्रिया आती है, रीजनरेशन इसे कहते हैं। ये प्लेनेरिया में देखा गया है, इसमें प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है।
जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्जन्म। इसके बाद बाई स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा बीजाणु बनते हैं। जैसे राइजोपस नाम का एक पौधा है, ये आगे चलकर इनकी संरचना फूलती है, इसमें छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और एक दिन ये फटेगा तब ये स्पोर निकलेंगे जिसके कारण नया राइजोपस का पौधा बना देंगे। तो ये क्रिया कहलाएगी बाई स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु। और एक सबसे लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मतलब कायिक जन्म। क्या नाम है, कायिक जन्म। काय का मतलब बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, यानी जब शरीर का पार्ट ही जन्म करने लगे। कहते सर जी कैसे शरीर का पार्ट जन्म करेगा, आपको मैं बताऊं कि इतनी बात तो समझ आ गई, फिर मैं कायिक जन्म समझाऊं। पता कितने प्रकार का लैंगिक जनन, 6। एक का नाम विखंडन, खंडीकरण, बडिंग, पुनर्जनन और बीजाणु जनन, और एक कौन सा है, कायिक जनन, जिसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, बाई स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, कायिक जनन है, कायिक मतलब बॉडी है, बॉडी। जैसे अगर कोई तुम्हें पौधा कहे तो फूल और फल हो और चाहे ना हो, लेकिन तुम उन्हें क्या कहोगे कि ये पौधा है। अच्छा बताओ, कोई अगर पौधा तुम्हें दिखा और उसमें केवल क्या है, जड़, तना, पत्ती। देखिए जड़ है, तना है और पत्ती, बोलो इसे तुम पौधा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कॉमन सी बात है, बोलेंगे। जड़, तना, पत्ती दिखा है तो ये पौधा है। कहते हैं कि जब किसी पौधे का जड़ जनन में पार्टिसिपेट होने लगे, पत्ती पार्टिसिपेट होने लगे, तना पार्टिसिपेट होने लगे, तो इस प्रकार के जनन का नाम कायिक जनन। क्या नाम है, कायिक जनन। ठीक है, जब किसी पौधे का जड़, तना, पत्ती, लीफ, स्टेम, लीफ जनन में पार्टिसिपेट करने लगे, जनन करने लगे, नया पौधा बना दे, तो आप समझ जाओ जनन कौन सा है, कायिक जनन। इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो था कहते हैं कि सामान्यतः पुष्पीय पादप में दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं, एक तो है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन, ये पुष्पीय पादप की विशेषता है कि पुष्पीय पादप में दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। इसीलिए पुष्पीय पादप के पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्पीय पादप में दो प्रकार के पौधे होते हैं। कितने प्रकार के पौधे होते हैं? दो प्रकार। एक का नाम है एक लिंगी और एक का नाम द्विलिंगी। एक लिंगी पौधा और द्विलिंगी पौधा। ऐसे पौधे जिनमें केवल या तो नर जनन तंत्र हो और या तो मादा जनन तंत्र हो, केवल एक ही जनन पार्ट उपस्थित हो, उन्हें हम बोलते हैं
एक लिंगी पौधा। क्या बोलते हैं? एक लिंगी पौधा। जैसे तुमने देखा होगा पपीता, पपीता नाम सुन। पपीता की खेती जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि पपीता दो प्रकार के होते हैं, एक पपीता जिनमें फल आते हैं और एक पपीता जिनमें फल नहीं आते। जिनमें फल आते हैं वो मादा पपीता कहते हैं, जिनमें फल नहीं आते हैं उन्हें नर पपीता कहते हैं। तो एक पपीते में केवल एक जननांग पाया जाता है, तो नर या तो मादा। तो ऐसे पौधों को हम नाम देते हैं एक लिंगी पौधा। क्या नाम देते हैं? एक लिंगी पौधा। अच्छा, द्विलिंगी पौधा जिसे तुमने देखा गुड़हल, मक्का, मक्का में देखिए मक्का का अगर पौधा है तो ऐसे पत्तियां लगी, यहां पर मान लो कि मक्का अपनी लगी हुई है, तो इसमें कुछ लगे होंगे ऐसे लंबे लंबे भूहा टाइप के, और ऊपर जीरा लगा होंगे। जो ये जीरा वाला पार्ट है ये नर जनन तंत्र है, और जो ये भुआ वाला पार्ट है ये मादा जनन तंत्र है। तो हमने देखा कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही पौधे में लगे हैं, इसलिए पौधा कैसा कहलाता है? द्विलिंगी पौधा कहलाता है। ठीक है। सामान्यतः पुष्पीय पादप में कितने प्रकार के जनन होते हैं? दो प्रकार के जनन होते हैं, एक का नाम अलैंगिक जनन, एक का नाम लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप में दो प्रकार के पौधे भी होते हैं, एक कौन होता है? एक लिंगी पौधा और एक द्विलिंगी पौधा। ऐसा पौधा जिनमें केवल एक जनन तंत्र पाया जाए उसे एक लिंगी पौधा, और जिसमें दोनों जनन तंत्र पाया जाए उन्हें द्विलिंगी पौधा कहते हैं। एक लिंगी पौधा का उदाहरण बताया आपको पपीता, और ऐसे द्विलिंगी पौधे का नाम बताया गुड़हल, मक्का, गुलाब, जितना भी दिख रहे हैं कैसे हैं? द्विलिंगी पौधा। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करते हैं। अब हम लोग अपने फिर से नए टॉपिक पे आते हैं, जहां से हमें शुरुआत करनी है। हम आपको जनन बता रहे थे, जनन दो प्रकार का है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लेकिन हमें इस लेसन में केवल देखना है लैंगिक जनन, वो भी पुष्पीय पादप में। तो चलो पुष्पीय पादप में चलते हैं और उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है आपको बताते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं कि लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हमारे पास शरीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शरीर। और जब शरीर हमको मिल जाए तो इनमें हमें ढूंढना चाहिए नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक का नाम नर और एक का नाम मादा। तो शरीर में सबसे पहले हमें ढूंढना चाहिए नर जननांग और मादा जननांग। जब नर जननांग और मादा जननांग मिल जाए तो इनसे हमें बनाना चाहिए नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। जब नर युग्मक भी बन जाए और मादा युग्मक भी बन जाए तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना पड़ेगा, क्योंकि शरीर एक है कि दो शरीर है, और दो शरीर की वजह से इनको गमन करना पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उस क्रिया का नाम है स्थानांतरण। स्थानांतरण, क्योंकि युग्मक को मिलना है, और जब युग्मक मिल जाएंगे तो क्रिया कहलाएगी निषेचन, और जो बनेगा उसका नाम होगा युग्मनज। अब युग्मनज आगे चल करके विभाजन के माध्यम से भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण आगे विकसित होकर के एक बच्चा बनता है, जिससे आता है बचपन।
ये हुआ लैंगिक जनन की घटना कि लैंगिक जनन में मेन जो है वो निषेचन, मिलन तभी होगा जब कितने पेरेंट्स होंगे, 2। अगर केवल अलैंगिक जनन की बात करें तो उनमें एक ही पेरेंट्स है, तो एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं और उन्हीं से डायरेक्ट क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, उसका बचपन आ जाता है। यार जनन का मेन मोटो क्या है, मेन मोटो यही है कि हमें नई जात उत्पन्न करनी है, नया बचपन देना। तो नया बचपन लाने के लिए कैसे लाएंगे, देखिए आप कि सबसे पहले हमारे पास जन्म के लिए होना चाहिए शरीर, और जब शरीर हमको मिल जाए तो हमको ढूंढना है उसमें क्या, नर जननांग, और नर जननांग जब हमको मिल जाए तो नर युग्मक और मादा युग्मक ढूंढेंगे। नर युग्मक मादा युग्मक मिल जाए तो निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बच्चा बनेगा, बच्चे से बचपन आएगा। अच्छा एक बात बताएं कि अगर पुष्पीय पादप में इन बातों को लगाएं तो देखिए इधर पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पादप का शरीर तो ये है बिल्कुल कॉमन सा, देखिए कि जड़ है, जड़ है, तना है, पत्ती है और फल है और साथ में फूल है। इतना हो गया क्या, शरीर। अब शरीर में हमको ढूंढना है नर जननांग और मादा जननांग। मैं तुम्हें बताऊं कि शरीर में हमें मेन ढूंढना है जननांग, और जननांग कितने प्रकार के होंगे, 2, एक नर और एक मादा। मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें फूल जो है ये जननांग होता है, ये जनन में भाग लेता है, इसीलिए फूल हमारा हो गया जननांग। तो जननांग का नाम क्या हो गया, फूल या फ्लावर। अच्छा इसमें हमें ढूंढना है नर जननांग और मादा जननांग, तो ये तब जान पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, फूल, और फूल का हम डिटेल में देखेंगे, उसमें नर जननांग और मादा जननांग ढूंढेंगे। तो हमारा टॉपिक होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। तो नया टॉपिक अपना यही है, पुष्प की संरचना। एक बात जरूर याद रखें कि लैंगिक जनन में इतनी चीजें पढ़ेंगे। अगर मेन बात करी जाए तो इसमें मेन घटना लैंगिक जनन की सबसे बढ़िया घटना होती है निषेचन। तो निषेचन के आधार पर अगर हम बांटे तो निषेचन के आधार पर जनन की 3 हो जाएंगे। एक तो निषेचन से पहले की घटना, तो बोलेंगे पूर्व निषेचन, पूर्व निषेचन घटना, पूर्व निषेचन। और पूर्व निषेचन से क्या आएगा, निषेचन। और एक तो इसके बाद की घटना हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे पश्च निषेचन, पश्च निषेचन। लेकिन हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज यहीं से चलेंगे, पहले शरीर, फिर नर जननांग, फिर मादा जननांग, फिर नर युग्मक बनाएंगे, फिर मादा युग्मक बनाएंगे। अच्छा बताओ बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जनन। कोई नया चीज आए तो उसका नाम क्या है, जनन। यहाँ पर शुभम आए तो शुभम जनन, और यहाँ पर नर आए तो नर जनन, युग्मक आ रहे तो युग्मक जनन। तो कहते हैं नर युग्मक मादा युग्मक जिस प्रक्रिया से बनते हैं उस प्रक्रिया का नाम है, क्या नाम है भाई, युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। स्थानांतरण को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब युग्मकों का ट्रांसफर होता है या तो उस क्रिया को हम बोलते हैं स्थानांतरण। स्थान में अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, इसको पुष्पीय पादप में बोलते हैं परागण। तो भाई सबसे पहले हमें नर जननांग मादा जननांग देखना है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा जननांग, और जननांग का नाम है फूल, इसलिए अपने टॉपिक का नाम फूलों की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। जब पुष्प की संरचना देख लेंगे तो फिर हम जननांग में आ जाएंगे, और उसमें हम ढूंढ भी लेंगे नर जननांग और मादा जननांग। तो भाई पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। चलो बनाते हैं फूल, आप लोग देखिए। सबसे पहले जब पुष्प को देखा गया
तो पुष्प जिन भाग पर लगे होते हैं उनका नाम होता है पुष्पासन। क्या नाम है? पुष्पासन। पुष्पासन में 4 चक्र पाए जाते हैं। एक बाहर की तरफ हरे कलर का चक्र पाया जाता है जिनका नाम है बाह्य दल। बाह्य दल। गुलाब आपने देखा हो तो गुलाब में सबसे नीचे की तरफ जो चक्र पाया जाता है उसका नाम क्या है? बाह्य दल। देखो भाई फूल कहीं से मिलेगा? अगर कोई फूल मिल रहा है तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि बाह्य दल कहाँ। तब तक चलो आगे सुनते हैं। इसके ऊपर एक चक्र पाया जाता है जो रंगीन होता है, उसका नाम होता है दल। ये देखिए क्या नाम है इनका? दल। ये दल। बाह्य दल के बाद दल। इसमें तो मिलेगा नहीं, दिखेगा भी नहीं कैमरे में सही से। तो व्हाइट कलर का है जो कलरफुल फूल नहीं, वो देखो वो लगा है सामने। तो भाई सबसे बाहर कौन है? पुष्पासन पे 4 चक्र टिके होते हैं। सबसे बाहरी दल का नाम है बाह्य दल और उसके बाद दल। इसके बाद एक संरचना आती है जो लंबी होती है, ऐसे कुछ गुड़हल के फूल में आपको बढ़िया से देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं नर जननांग और इन्हीं का नाम है पुमंग। क्या नाम है? पुमंग। ठीक है भाई, क्या नाम है? पुमंग। एक मिनट, क्या नाम है इनका? इसको हटा देते हैं। एक मिनट। पुमंग। ये देखिए भाई इसी कलर का है, इनका नाम है पुमंग। क्या नाम है इनका? पुमंग। पुमंग नाम है। पुमंग जिन छोटी छोटी यूनिट के बने होते हैं उनका नाम है पुंकेसर। क्या नाम है? पुंकेसर। पुंकेसर के यूनिट का नाम है पुंकेसर। नहीं, पुमंग के यूनिट का नाम पुंकेसर। ये देखिए हमारे पास एक फूल आ गया। इसमें आपको दिखाएं ये बाहर की तरफ, ये देखिए बाहर की तरफ ये तो ये जो दिख रहा है ये तो पुष्पासन हो गया। दिख रहा है उसमें? ये पुष्पासन हो गया। ये जो हरे कलर की पत्तियां मैं छुड़ा रहा हूं, ये देखिए ये हरे कलर की, ये जो हरे कलर की पत्तियां मैंने गिराई हैं इनका नाम है बाह्य दल। क्या नाम है? बाह्य दल। अच्छा इसके बाद देखो ये रंगीन भाग आ गया, थोड़ा कलरफुल। आपको बताऊं कि जब बाह्य दल मैंने हटा दिया तो ये रंगीन भाग आसानी से अलग हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बाह्य दल दल को संवारे रखने का कार्य करते हैं। बाह्य दल दल की रक्षा करते हैं, दल की रक्षा करते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट है ये आपको दिख रही है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो तोड़ तोड़ के फेंक रहा हूं, इनका नाम है दल। क्या नाम है? दल। दल रंगीन होते हैं। रंगीन इसलिए होते हैं कि एक दिन परागण करेंगे, नर युग्मक को ढोएंगे और नर युग्मक को ढोएंगे, उस क्रिया का नाम परागण। तो परागण के लिए कीटों को आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई फ्री में थोड़ी नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। जैसे कीटों को अगर कुछ बता दें कि आज आओ तुम्हारा मेरा काम है कि मेरे नर युग्मक को आप मादा युग्मक तक पहुंचाओ, तो बता पुष्प आएंगे? नहीं आएंगे। फ्री में क्यों आएंगे? तो पुष्प उनको लालच देखे देते, एक तो हम सुंदर हैं, आप हमको देख ले, वातावरण आपको अच्छा मिलेगा, दूसरा आपको नेक्टर भी मिलेगा, शहद भी मिलेगी चूसने के लिए। तो ये इसलिए लालच तौर पे आते हैं कि दल का काम रंगीन है, इसलिए क्योंकि ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं किस लिए? परागण के लिए। परागण के। तो भाई बताओ सबसे बाहर कौन है? एक तो पुष्पासन, पुष्पासन से टिका हुआ है बाह्य दल, और कौन? दल। अच्छा इसके बाद जो लंबी संरचना इनका नाम है पुमंग, और पुमंग की यूनिट का नाम है पुंकेसर। कह रहे कहा है सर जी यूनिट? मैं आपको बताऊं
कि इकाई बोलते हैं। जैसे कमरा हमारा हो गया, मान लो आप कमरा हमारा है पुमंग, तो कमरा बना है ईंटों का, तो एक ईंट का नाम क्या हो गया? पुंकेश। भाई पुमंग को बोलते हैं एंडोशियम। चलो भाई इतनी बात जान गए कि पुमंग हमारा नर जनन तंत्र है और इसकी यूनिट का नाम क्या है? पुंकेसर। इसके बाद एक संरचना मिलती है बटुली जैसी संरचना, इन्हीं का नाम होता है जायांग। यही मादा जनन तंत्र है और इनके यूनिट का नाम है स्त्री केसर। ये हुई हमारे फूल की संरचना। फूल के बारे में थोड़ी सी कहानी बताएं कि फूल आज से नहीं आदि से हमारे प्रयोग में आते रहे हैं। ये अगर किसी को शोक व्यक्त करना है, चिंता व्यक्त करना है, प्यार जताना है, तो ये सब एज ए सिंबल के रूप में सभी लोग प्रतीक के रूप में फूल का प्रयोग करते हैं। फूल दुनिया में हमारे यूज के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं लैंगिक जनन करने, अपनी जात को मेंटेन करने आए हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते फूल को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और मैं तुम्हें बताऊं कि आप जान गए होंगे फूल अपने काम के यूज के लिए आए हैं कि लैंगिक जनन करने आए हैं। फूल लैंगिक जनन करने आए। तो फूल में कितने पार्ट हैं, इनकी संरचना आपने देख ली कि सबसे बाहर का नाम है, एक तो पुष्पासन के 4 चक्र लगे हैं। पहले चक्र का नाम है भाई, क्या नाम है? पहले चक्र का नाम है बाह्य दल, उसके बाद दल, उसके बाद पुमंग और उसके बाद जायांग। पुमंग के यूनिट का नाम पुंकेसर और जायांग के यूनिट का नाम स्त्रीकेसर। बाह्य दल का काम दल की सुरक्षा करना है और दल का काम है कीटों को आकर्षित करना परागण के लिए। और पुंकेसर या पुमंग ये नर जननांग होते हैं और जायांग स्त्रीकेसर मादा जननांग होते हैं। यही पुमंग और पुंकेसर बनाते हैं नर युग्मक और ये बनाते हैं मादा युग्मक। कैसे बनाते हैं ये बातें हम लोग नई क्लास में करेंगे। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया? फ्लावर का स्ट्रक्चर समझाया, फूल क्या है, क्यों जरूरी है हमारे यहाँ। हम लोग आज से इनका प्रयोग नहीं कर रहे, आदि से इनका प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते थे। लेकिन हमें पता चला कि उसका काम लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन की घटना में सबसे पहले आप शरीर ढूंढेंगे, शरीर में ढूंढेंगे जननांग, जननांग में ढूंढेंगे नर जननांग और मादा जननांग। ये बनाएंगे युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? शरीर पढ़ लिया, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल जिसमें पाया जाए उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। और उसमें जो फूल है वो जननांग होता है। फूल में 2 पार्ट, एक नर जननांग एक मादा जननांग। नर जननांग का नाम है पुमंग, मादा जननांग का नाम है जायांग। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं और जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? पुमंग और जायांग को डिटेल में समझना चाहिए, कैसे होते हैं, कहाँ बनते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।